एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अक्सर हमने बुज़ुर्गों को और दाना लोगों को कहते हुए सुना है कि सब कुछ हो लेकिन किसी की मोहताजी ना हो। इंसान जब मजबूर और मोहताज हो जाता है तो कई ऐसे काम करने पे भी आमादा हो जाता है जो उसके मॉरल कोड के ख़िलाफ़ हैं, जो वो कभी नहीं करना चाहता था। और यकीनन तभी कहा जाता है कि राज सिर्फ उस वक्त तक राज है जब वो आपके पास है। अगर आपने किसी एक शख्स से भी शेयर कर लिया तो समझ लीजिए एक लीकेज हो चुकी है, और उसके बाद कब वो किस तरह आपके सामने आए आपको नहीं पता चलेगा। एंड देयरफॉर आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, अगर कोई ऐसी राजदारी की बात है तो अगर आपने दूसरे को बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके लिए ब्लैकमेलिंग पॉइंट बन जाए और आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाए। ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें हमने देखा है कि लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, और ये अक्सर अनजान लोग नहीं होते, इसमें आपके बहुत करीबी दोस्त, आपके रिश्तेदार और ऐसे रिश्ते भी शामिल होते हैं जिस पे कभी गुमान भी नहीं होता कि ये आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी कैनवस को अगर हम और वसी करते हैं तो चाहे हम अपने इदारों की बात करें, सियासतदानों की बात करें या अक़वाम आलम की बात करें, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मफादात से ही ये रिश्ते मंसूब किए हुए हैं। यानी जब तक फ़ायदा है, और ये फ़ायदा कोई ज़ाहिरी फ़ायदा भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात ख़राब होते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है, और जब हम अपने मजबूरी के तहत अपनी आवाम का, अपने कौम का पेट भरने के लिए कर्ज़ा लेते हैं या किसी भी मसले के हल के लिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड मसला हो, एजुकेशन से रिलेटेड मसला हो, दिफा से रिलेटेड अगर मसला हो, तो फिर लोग कहते हैं कि आपकी क्योंकि है वो मजबूरी तो आप बारगेनिंग पोजीशन पे नहीं हैं, आप एक सॉलिड ग्राउंड पे नहीं हैं। तो क्या इसी तरह की मजबूरियाँ सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं? अक़वाम की किस्मतों का हाल हैवाल इसी से लिखा जाता है। आइए ज़रा इस पर आज बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, मशहूर समाजी कारकुन भी हैं, हम सब की बहुत प्यारी, और मुझे पर्सनली इनकी राय, इनकी सलाह मेरे दिल को बहुत भाती है। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारेम। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं यंग ब्लड इन द पोलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान, इनके वालिद मायनाज पॉलिटिशियन और अब ख़ुद भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ वेरी एक्टिव। हमारे साथ मौजूद हैं नादिर नबील गबोल। बहुत शुक्रिया नादिर फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, इसके अलावा लाइफ कोच भी हैं, काउंसलर भी हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बेंड है बिकॉज शी हरसेल्फ इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर। हमारे साथ हैं गज़ाला खान। थैंक यू गज़ाला। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि यही चीज़ें हमारी प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हमें नज़र आती हैं जहाँ कंपेटिटिवनेस ज़्यादा होती है। क्या वहाँ पर भी मुफाहमत, मसलहतन मजबूरियों को आपको कंसिडर करना पड़ता है या नहीं? इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी बुशरा कामरान, शी इज़ एन IT बिजनेस कंसल्टेंट। थैंक यू बुशरा फॉर जॉइनिंग अस। आलिया भाभी अगर शुरुआत आपसे करूं, हमने शुरू में कहा कि अपना राज किसी को ना बताओ वरना फिर वो मजबूरी या एक वीकनेस दूसरे के हाथ में लग जाती है। आपने तो बड़ा करीब से देखा है लोगों की मजबूरियों से दूसरों को फ़ायदा उठाते हुए, क्या सलाह देंगी लोगों को? सबसे पहले तो ये सबसे कीमती जुमला, आप किसी पर एतबार करें ये अच्छी बात है, और आप किसी पर एतबार ना करें ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। सही। और ये इसी तरह के पॉइंटर्स होते हैं, जब ये जहन में रहते हैं तो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर रख सकता है। एतबार करना तो पड़ता है, लेकिन किस हद तक, कितना? अगर आपने किसी से मशवरा लेना है तो आपको अपने दिल की बात बतानी तो पड़ती है, लेकिन कितनी? आपको ये ज़िंदगी गुजारने की समझदारी अगर है तो आप कामयाब हैं, और अगर ज़िंदगी आप समझदारी से नहीं गुजार रहे तो समझें आपकी ज़िंदगी कोई और गुजार जाता है। सही। हमारे यहाँ का तरीक़ेकार ये है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, पाकिस्तानी स्पेशली हम बहुत इमोशनल हैं। हमें खुशी हो या हमें तकलीफ़ हो हम फ़ौरन उसका इजहार कर देते हैं, सबके सामने कर देते हैं, हर वक्त कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि किस वक्त किस बंदे के सामने कितना इजहार करना है। मजबूरी ही से तो फ़ायदा उठाते हैं, एतबार तो तोड़ता ही वो है जिस पर आप एतबार करते हैं। इसलिए इन रिश्तों को, जैसे भी आपने निशानदेही की कि करीबी रिश्तों को सबसे ज़्यादा करीब यही होते हैं, हमारी अच्छाई बुराई, हमारी ताकत को ये सबसे पहले जज कर लेते हैं। इन्हें पता होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। और रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है ना, किस बटन से कौन सा डिज़ायर्ड रिएक्शन लेना है इनको बड़ा अच्छा पता होता है। लेकिन नादिर आपकी भी हालिया एक्टिविटीज़ और सारी सियासत, क्योंकि सिंध और कराची को बड़ा करीबी आप जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पे तो कराची आइट की तो मजबूरी है ना, हर चीज़ हमारी मजबूरी है। पानी के लिए हम मजबूर, बिजली के लिए हम मजबूर, गार्बेज कलेक्शन के लिए हम मजबूर। कौन उठा रहा है इस मजबूरियों से फ़ायदा हमारी?
देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, और आजकल क्योंकि हम लोग एक फास्ट मूविंग सोसाइटी में हैं और वेस्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो वेस्ट में तो यही सिखाते हैं कि लॉ ऑफ द जंगल, जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करता है, और एक बहुत कट थ्रोट सोसाइटी बन गई है। और स्पेशली हम ये फिनोमेना देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं लाइक कराची विच इज़ अ मेगा सिटी, तो इधर एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ का एक ट्रेंड बन चुका है, एंड एवरीबडी ट्राइज टू डिफीट द अदर पर्सन या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर मुस्लिम्स, और इस्लाम में हमें सिखाता है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओ। बाकायदा लोगों की मदद करने का एक इस्लाम के अंदर टीचिंग है, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं उस पर प्रैक्टिस या फॉलो करते हैं, जो कि करना चाहिए। आपको लगता है कि कई दफ़ा जब हम सियासी मुफाहमत की बात करते हैं तो इक़्तिदार भी एक मजबूरी बन जाता है सियासतदानों? बिल्कुल, आप देखें ना, ये इमरान खान साहब थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे MQM के ख़िलाफ़ और काफ लीग के ख़िलाफ़, और आज वही इमरान खान है जो भीख मांगते फिर रहे हैं MQM को कि भाई मेरे सेनेटर हैं, ये हाफिज़ शेख को इलेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो MQM के पास भी पहुँच गए हैं, काफ लीग को भी उन्होंने 1-2 सेनेटर्स दे दिए। तो मजबूरी चीज़ ही ऐसी है कि उसमें कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब कौन सब जायज़ है, सियासत में भी अब सब जायज़ है। समझ नहीं आता कि मजबूर एग्जैक्टली है कौन, यानी जो हामी भर रहा है या जो इनकार कर रहा है, जो रेजिस्ट कर रहा है। इवेंचुअली ऐसा लगता है कि इश्यूज खड़े होते हैं, लेकिन कब वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं हमारी समझ में नहीं आता। मजबूर हमेशा वही होता है हु हैज समथिंग टू लूज। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर है कि मेरी कुर्सी चले जाएगी, तो इसलिए आप मजबूर हैं ना। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज देन यू कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड। हाँ, बात सारी है। और सारा माइंडसेट का गेम है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो सियासत का एक अलग अंदाज होता है, और इख्तिदार में आने के बाद उसमें काफ़ी तब्दीली आती है। बुशरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे देखती हैं? यानी अगर एक कंपनी में किसी को पता चल जाए पेशावराना तौर पे कि वैसे तो हर इंसान ही, जाहिर सी बात है, अपने घर की गृहस्थी को चलाने के लिए वो पैसा, वो सैलरी उसकी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर ख़वातीन के लिए बात की जाए, अगर पता चल जाए कि भाई ये खातून अपने घर की वाहिद कफ़ील है, तो लोग कहते हैं वो फिर जाहिर सी बात है उसकी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या पावर नहीं होती, वो मजबूरी होती है, और उस मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये हम फिनोमेना कैसे रिवर्स कर सकते हैं? किस किस्म के कवानीन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने चाहिए, इदारों को बनाने चाहिए, ताकि लोगों की माली मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठा सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से कि मैं इस बात पे ज़रूरी एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हम हमेशा समझते हैं कि जो हमारी प्रोफेशनल मजबूरियाँ हैं और पर्सनल मजबूरियाँ हैं, और इन सब की रीज़न्स जो हैं वो शायद सेपरेट हैं। हम बहुत सारी रीज़न्स देते हैं कि जी अगर हम औरत है और बाहर जाके काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, तो डिफरेंट रीज़न्स होंगे। पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, नौकरियाँ कम है, तो चलो अच्छी, इट इज़ जस्टिफाइड कि आप किसी का फ़ायदा उठाओ। कोई आपके अंडर आपका एम्प्लॉई, आप उसे दबाओ, उसे मिसट्रीट करो, क्योंकि आपको पता है कि 10 और लोग हैं जो उसे रिप्लेस कर देंगे। सही। लेकिन आई थिंक आप जो मर्जी रीजंस दो, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये सारा मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला जो मसला है, ये 2 बुनियादी मसलों पे बॉयल डाउन होता है, विच इज़ नंबर 1, हम सारे काम में हो या घर पे, हम भूल जाते हैं, हमारा पूरा मुआशरा भूल चुका है इस प्लेग के अंदर के हमने ये सब कुछ टेम्परेरी है और हमने यहाँ से चले जाना है। और आई थिंक अगर अपने हर एक्शन पे, इवन काम के ऊपर या काम से बाहर, इस बात को याद रखा जाए, अपनी मौत को याद रखा जाए और इस ज़िंदगी की टेम्परेरीनेस को याद रखा जाए, तो शायद आपको लॉज पहली बात पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, लेकिन अदल व इंसाफ के लिए हम वो आखिरी मंजिल ही पे क्यों अपनी सारी की सारी काविशों को रखें या नज़र रखें कि भाई अल्लाह की अदालत। हम दुनिया की भी अगर बात करें कि यहाँ जो कवानीन है, ग़ज़ाला आपकी तरफ आना चाहूँगी, अगर ख़वातीन अगर अपने आप को एक ऐसे कॉर्नर में महसूस करती हैं पेशावराना तौर पे, प्रोफेशनल लाइफ में, कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है या उनकी खामोशी को समझा नहीं जा रहा, तो इवेंचुअली जब वो आवाज़ उठाती हैं तो आगे से उनको ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि भाई तुम्हें पहली दफ़ा ही इस चीज़ को रोकना चाहिए था, ये क्या बात हुई कि तुम मजबूर थी उस वक्त। क्या कहेंगी इस पर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ख़वातीन को समझते हुए बहैसियत एक खातून के? सबसे पहले तो क्योंकि मैं सबकी सिंस आई एम अ काउंसलर टू लॉट ऑफ पीपल कम, मेरे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कराती हूँ, तो ये याद रखें कि हमारे यहाँ मज़लूम सिर्फ ख़वातीन नहीं है, मर्द भी हैं। तो मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स हैं कि क्योंकि हर जगह सिर्फ मर्द बॉस नहीं है, कई जगह औरतें भी बॉस हैं। तो आप जेंडर वाइज किसी को ये नहीं कह सकते कि जी मजबूरी सिर्फ औरतों के साथ है। अगेन मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा गेम जो हम खेलते हैं वो है ब्लेम गेम, कि हम दूसरों पे डालते रहते हैं हर चीज़, एंड वी डोंट नो कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारी वीकनेस हमारे अगेंस्ट यूज़ हो ही ना।
और अगर बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम पाकिस्तानी, हम 95% हम मुस्लिम पॉपुलेशन है। और आप ये देखें कि हमारे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी कि एक सहाबा अपना एक घोड़ा बेच रहे थे और जिसकी कीमत उन्होंने 500 दिरहम लगाई। तो दूसरे एक सहाबा तशरीफ़ लाए, उन्होंने उस घोड़े को, क्योंकि उस ज़माने में जब ख़रीदा जाता था तो उसको पहले राइड करके वो चेक करते थे कि घोड़े की सेहत कैसी है, उसकी स्पीड क्या है। तो उस पर उन्होंने जब सवारी की तो उनको वो बहुत पसंद आया। उन्होंने आके उनसे कहा कि मैं इसके 800 दिरहम देने को तैयार हूँ। तो वो बहुत हैरान हुए कि मैं तो आपसे 500 दिरहम मांग रहा हूँ, लेकिन आप 800 क्यों देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे बताएं कि आप 500 दिरहम क्यों उसके ले रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी ज़रूरियात थी कि अगर मैं फ़ौरन बेचना चाहता और असल कीमत मांगता तो शायद मुझे फ़ौरन ना मिलती, इसलिए मैंने कीमत रखी। लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप मुझे वही कीमत दे रहे हैं जो उसकी असल कीमत थी, जो कि 800 दिरहम थी। तो उन्होंने फरमाया कि देखो, हमारे बीइंग अ मुस्लिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो नसीहत की है वो ये है कि हम सौदा ख़रीदें, किसी की मजबूरी ना ख़रीदें। बहुत अहम बात है जी। और ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे हाईलाइट की कि अगर किसी माली मुश्किल में इंसान पकड़ा जाता है या किसी तरह की मजबूरी हो सकती है। आलिया भाभी, इसको कर्ज़ से भी मैं लिंक करना चाहूँगी कि इंसान जब माली मुश्किल का शिकार होता है तो कर्ज़ लेता है या कारोबार के लिए कर्ज़ लेता है तो ऐसा लगता है कि वो पावर इक्वेशन बिगड़ गई है। अब जिससे कर्ज़ लिया है उसका हाथ हावी हो जाता है और फिर उसकी कोई बात माननी पड़ती है। ऐसी ही मुश्किलात लोगों के सामने आती हैं अगर आप मिसाल के तौर पे एक सियासतदान इलेक्शन लड़ रहा है या किसी ने आपको किसी और काम में माली मदद दी है, तो क्या वाकई फिर वो मदद लेना आपकी एक मजबूरी के ज़ुमरे में आ जाएगा? देखिए, बात यह है कि मदद किसी भी उसमें ली जाए, अभी आप कहीं थी सियासत, हर जगह ये इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं। लेकिन अगर मदद की मद में धोखा मिलता है तो याद रखिएगा, बेहतरीन जो कौल है वो यही है कि धोखा बहुत ताकतवर होता है। ये अपनी जाय पैदाइश से बहुत मोहब्बत करता है, ये घूम कर वहीं पहुँच जाता है जो इसकी जाय पैदाइश होती है। यानी जिसने धोखा दिया, घूम कर कायनात का निज़ाम है कि उस तक धोखा पहुँचेगा ज़रूर। तो इन चीज़ों को अगर हम समझें कि जो हम कर रहे हैं वो पलट कर हमारे पास आ जाएगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। और धोखा सिर्फ सियासी लेवल पर नहीं है, धोखा इस वक्त घर से लेकर और पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो ये चीज़ पूरी दुनिया के लेवल पर, और उसमें लोगों ने अब इसको अपना हक समझना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं हम इसको धोखा नहीं दे रहे, ये तो पॉलिटिक्स है, मैं तो ये तो कारोबार है। और हर चीज़ को लोगों ने कारोबार से मशरूत कर दिया है। अगर ज़िंदगी में सच इमोशन सब निकल जाएंगे और हर चीज़ कमर्शियल हो जाएगी तो याद रखिएगा, चीज़ों के कमर्शियल होने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, खुशी और सुकून नहीं मिलेगा। तो आप अगर खुशी चाहते हैं तो आपको कमर्शियलिज्म से बाहर आना पड़ेगा। और कारोबार में भी अगर आप इस्लाम का जैसे भी एग्जांपल ली बहने, बहुत ज़बरदस्त है कि उसमें कारोबार में इतना है कि अगर आपके ऊपर के चावल बोरी के खुश्क हैं और नीचे के गीले हैं तो आप हाथ डालकर नीचे के वो गीले चावल दिखाएंगे खरीदार को कि ये ऐसे हैं। हमारे यहाँ तो अगर हम रिश्ते की बात करें, किसी बेटी को लाएंगे, किसी के बेटे को, तो बेटे वाला अपनी बेटे की बुराइयों को छुपा लेगा, बेटी वाले अगर उसमें कोई कमी है तो उसको छुपा लेगा। हम रिश्तों की बुनियाद भी इसी उस पे रखते हैं कि जिसकी जैसी मजबूरी है उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए हैं, रिश्ते निभाने के लिए। हमने चीजों को बिल्कुल उल्टा कर दिया है, इस फीलिंग्स को हमने गड़मट कर दिया है। इसीलिए हर चीज अगर हम पहले के वक्त का बार बार मौजना करते हैं, दौर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन पिछले दौर में अगर कोई अच्छाई है तो वो यही थी कि उस दौर में अब के मुकाबले में कदरे सच्चाई थी। हम लोगों ने अपने ऊपर एक पूरा लबादा ओढ़ा हुआ है जिसमें सच्चाई नहीं है, और सच्चाई डायरेक्ट आपके दिल को, आपकी रूह को जाकर लगती है। और गलत बातों को एक्सेप्ट करने का नाम हमने मजबूरी दे दिया है। और देखें ना, मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ वल्नरेबल ग्रुप्स तस्वुर किए जाते हैं, लोग कहते हैं जी ख़वातीन मजबूर हैं इसलिए हरासा हो रही हैं या बुरी शादियों को या मुश्किल शादियों को निभा रही हैं। आपने कहा जी मजबूरी है। दूसरी तरफ अगर हम मुल्क से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी जवान पहुँचे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, पेशा वराना सहूलतों के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अखराजात के लिए, आप देखें रोज़गार के लिए वो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। कई दफ़ा वो कम सैलरीज़ पे काम कर रहे होते हैं, बाकायदा ब्लैकमेल हो रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स से, ओनली बिकॉज हमारे एक तसव्वुर है कि जी वो गलत काम करके या शॉर्टकट लेके वहाँ पे पहुँचे। ज़रा इस बारे में भी बात करेंगे। गरीब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो मजबूर है, उस मजबूरी में शायद क्राइम की तरफ भी राग़िब हो जाता है और गलत काम भी करता है। इन सब बातों में कितनी डेप्थ है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। मुख्तलिफ ग्रोह इस वक्त काम कर रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। चाहे आप इल्लीगल पैबंदकारी की बात करें, अपने इंसानी आज़ा की, वो आपको मिल जाएगा कि लोग मजबूरी में अपने आज़ा बेच रहे हैं, खून बेच रहे हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि जब दहशत गर्दी के ग्रोह यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों को इस तरफ लगा देते हैं कि उनको ब्रेन वॉश करके आप उनको सुसाइड बॉम्बर्स बना सकते हैं, शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और जब तब चीज़ों का ताना बाना मिलता है जाके, तो बड़ा हम ओवर सिंप्लीफाइड ये बात करते हैं कि जी गुर्बत ने इन लोगों को मजबूर कर दिया। क्या ये बात सही है? क्योंकि इस तरह तो अगर देखें हर गरीब आदमी तो गलत काम नहीं कर रहा। नादिर क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आप सही फरमा रही है। जो गैरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब भी हो, वो मेहनत करेगा, अपनी रेडी लगाएगा, कहीं जाके मेहनत मजदूरी करेगा, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके बोरियां उठा लेगा, मगर वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। अगर हम किसी एक शख्स को ये बोल दें कि क्योंकि ये मजबूर था, इसने चोरी की, इसको जाने दो, तो फिर एक वो वाटरशेड इवेंट बन जाएगा। फिर पूरी सोसाइटी में आपको डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत मुश्किलात होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अगर गरीब बच्चा जाके कोई रोटी चुरा ले तो उसके फ़ौरन हाथ काट दे। वो आपने देखे इस्लाम में भी जो हाथ काटने वाली बात है वो तब आती है जब एक माहौल बना हुआ है सोसाइटी में, जहाँ पे सबको खाना मिल रहा है, रोज़गार मिल रही है, एक्विटी एग्जैक्टली। तो द पनिशमेंट नीड्स टू मिरर द क्राइम। ये नहीं कि क्राइम आपने एक रोटी चुराने का, अपने पेट भरने का किया और आप जाके हाथ काट दो। हाँ, उसके और दूसरे प्रोसीजर्स हो सकते हैं। आप मेक श्योर करो कि वो अगर जुवेनाइल है, अगर बच्चा है, तो उसकी आप ग्रूमिंग उस तरह से करें, उसको खाना भी अपनी जगह दें, मगर उसको ये समझाएं भी कि कुछ भी हो जाए बेटा, आप चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बाहर मुल्कों में भी ये सिखाया जाता है आपको कि बचपन से आप मेहनत करो। आप पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया कि आप बस घर बैठो और हर चीज़ एक्सपेक्ट करो। आपने बिल्कुल सही बात की कि सज़ा और जज़ा की बात की जा रही है कि देखिए हमारा यहाँ पे बुनियादी जो उसूल होता है किसी भी मुल्क के कानून का, वो ये कि ठीक है, जिसने अगर जुर्म किया उसको सज़ा मिले प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम, जिस तरह आपने अभी कहा। लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा अहम है कि उस शख्स को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ, एक अच्छी किरदार साजी की तरफ राग़िब किया जाए। अली भाभी, इसमें आपका डे टू डे इन लोगों से वास्ता पड़ता है, कितना मुश्किल है? क्या ये आदत बन जाती है शॉर्टकट्स अपनाने की और फिर दोबारा उनको राह रास्त पे लाना कि भाई इस मजबूरी का, इसका ड्रामा, ये एक्सक्यूज़ अब एक्सपायर हो गया है, अब तुम सही हो जाओ? ये कितना मुश्किल है? एक जुमला दिमाग में घूमे जा रहा है कि रोटी चुराने वाले को तो आपने किया, और जिसने आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, जो बड़े लोग हैं उनको रोका कि नहीं रोका? ये तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि क्या होता है लोगों के साथ। किसी ने भी अपना कार्ड नाजायज़ नहीं खेलना। जैसे मैं औरत के लिए कहती हूँ उसने औरत कार्ड नहीं खेलना, ठीक है, इसी तरह मैं गरीब से भी कहती हूँ उसने गुर्बत का कार्ड नहीं खेलना। हम अभी बात कर रहे हैं रोटी के, क्या हम नहीं जानते कि ऐसे कौन से रेस्टोरेंट और बाकायदा पूरे पूरे इलाके हैं कराची की? अगर बात करूँ, दस्तरखान लगते हैं, दस्तरखान तो जो लगते हैं वो एक अलग चीज़ है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हम खाने जाते हैं और हमें लोग आके नॉक करके कहते हैं हमें भी खिलाइए। और उसमें वो करते क्या हैं, शाम को 5 बजे उनकी पूरी फैमिली, चचा, खाला, मामू, पूरी फैमिलीज अपने घर से बाकायदा उठ के उन जगहों पर आती हैं और बेहतरीन खाना खाती हैं। यहाँ तक कि वो कोई हल्की चीज़ नहीं लेते, वो अगर लेंगे तो तिक्के और इस तरह की चीज़ें वो लेंगे। उसके बाद सोने के लिए वो सुबह अपने पास घर पे जाएंगे 4 बजे 5 बजे, और फिर वो इसी तरह एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ये लाइफ स्टाइल है। और मैं एक बात और बताऊँ कि बाकायदा मैंने देखा है देवरानियाँ जिठानियाँ, 2 खवातीन मांग तो बेचारी भीख ही रही थी, लेकिन जब वो गपशप कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो? तो कहने लगे हम देवरानी जिठानी हैं, यहाँ गपशप भी हो जाती है, खाने को भी अच्छा मिलता है। और उनकी बच्चियों ने सोने की बालियां पहनी हुई थी और एक कान नहीं चिदा था, पूरे कानों में बालियां पहनी थी। तो मैंने उन बच्चियों से पूछा बेटा इतना सारा सोना कहाँ से आया? कहने लगे हमारे पास खाना पीना तो सारा फ्री हो जाता है, तो जो हमें भीख में पैसे मिलते हैं हम उनका क्या करें, हम उसका सोना खरीद लेते हैं। एक और मैं भी जो बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे बहुत तकलीफ है जो मेरे साथ, क्योंकि देखो हम सब पाकिस्तानी, हम खिलाते हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम किसी को भूखा नहीं देख सकते। 1000 बुराइयां हम में सही, ये बुराई हम में नहीं है। हम आधी रोटी भी बांटते हैं। हम वहाँ पर गए और हमने अपना नॉर्मल रोल वगैरह, हम लोगों ने, हम 4 लोग थे फैमिली वाले, हमने अपने रोल वगैरह ऑर्डर कर दिए। इतने में एक बच्ची थी, वो क्लिप वगैरह बेच रही थी, तो हमने उसको बुलाया और साइम साहब ने कहा कि बेटा तुमने जो खाना है ले लो। तो सामने वो बड़ी वाली एक वो जगह थी जहाँ उसने लेना था।
उसने क्या किया, जो भी उसने जाके वहां लिया, जब बिल आया तो बिल हमारे 4 रोलों के जो हमारे पैसे थे उससे 2-3 गुना ज्यादा बिल था। मैंने कहा हमने तो कुछ खाए ही नहीं सारे साहब, हमने सिर्फ रोल। पता चला कि हमने रोल खाए हैं ना, उन्होंने वहां से चाइनीज और जो चीजें उन्होंने ऑर्डर की हैं वो इतना बड़ा उसका पॉलिथिन में उसने पूरे खानदान के लिए ऑर्डर किया। अच्छा, फिर भी मैं बैठ के सिर्फ ये देखती रही कि करेगी क्या। उसने किया ये कि थोड़ी देर वो हमारी गाड़ी के सामने रही, उसके बाद इतना बड़ा थैला वहां से शिफ्ट हो गया, उधर एक लड़का आया जो लेकर गया जहां इसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। तो आप सोचिए कि गुर्बत का अगर आप इस तरह का कार्ड खेलेंगे तो फिर लोग कब तक आप पर एतबार करेंगे। आप गरीब हैं तो आधी रोटी भी आपको मिलनी चाहिए, मेरे पास आधी मैं आधी आपको दूं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जाके एलिमेंट पर गैरत से आपकी अपनी डिग्निटी और ऑनर से जुड़ता है कि क्या आपने मजबूरी को भी अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है या ये वक्ती तौर पे आप अपनी मजबूरी को उबूर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि ठीक है जी अभी हालात बहुत ख़राब हैं, सफ़ेद पोश थे, लेकिन किसी से मदद मांग ली या किसी से सपोर्ट मांग ली। लेकिन अगर आपने उसको अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया देन देयर इज़ नो वे आउट। बुशरा, एक सवाल आपकी तरफ लाना चाहूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। अक्सर हम कहते हैं ना जी दूर के ढोल सुहाने, बड़ा अच्छा लगता है ये सोच कर कि यूरोज़ में, डॉलर्स में, दिरहम में कमाएंगे, और इस लालच में लोग अपनी जमा पूंजी लुटाकर सही गलत तरीके से जब दयारे गैर पहुंचते हैं तो आटे दाल का भाव पता चलता है। जब पता चलता है कि एक छोटे से कमरे में 10 लोगों के साथ कमरा शेयर करना है और बिल्कुल मॉडर्न डे स्लेवरी है, आपकी मजबूरी बन जाती क्योंकि आप पहुंच चुके हैं, सारी किश्तियां जलाकर पासपोर्ट आपने किसी के हवाले कर दिया है, अब वो आपको जैसा रखे जितना पैसा दे आपने उसी में गुजारा करना है। जो लोग इस तरह की मजबूरी में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन? I think सबसे पहले तो my recommendation, I highly recommend not to take such measures in the first place, क्योंकि जो वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं, it is highly possible for every मजबूर in our country, ऐसे बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो काबिल हैं वो सही चैनल से भी जा सकते हैं, इवन एडल्ट्स एज वेल। तो पहले तो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप इस तरह कोई चैनल लो, ना आपके फ्यूचर के लिए, ना वो सस्टेनेबल है, ना आपके प्रेजेंट के लिए। एंड वंस आप वहाँ पहुँच जाते हो तो देयर आर वेज टू करेक्ट इट एज वेल, लेकिन ये कि अब आप द बेस्ट थिंग दैट आई ऑलवेज से इसके बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स लो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स वैसे भी हैं नहीं, तो प्लीज़ गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉन्गर रूट, लेकिन स्किल, अपने आप को स्किल करें। आप कुछ कोर्सेज लें, कुछ नए इफ आई में इंटरप्ट यू बुशरा, जो लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं, अगर कोई फैमिलीज हमें सुन रही हैं, कोई आपका जानने वाला इस तरह की मुश्किल में है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता कायम करें। हो सकता है आपका स्टेटस इलीगल हो, आपको इस बात का डर हो कि भाई क्योंकि मैं सही तरीके से यहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ तो मुझे कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन दयारे गैर में भी योर बेस्ट एडवाइस राइट नाउ, अगर आपका किसी तरह रब्ता हो सकता है तो एम्बेसी से रब्ता करें, नहीं है तो हर मुल्क में जैसे हम सारिम बर्नी ट्रस्ट की बात करते हैं, बाकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कानूनी तौर पे आपकी मदद कर सकती हैं। तो अगर कोई भी बच्चा या बच्ची या हजरत या खातून इस तरह की सिचुएशन में फंस गई है, प्लीज़ रब्ता कायम करें। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हों जहाँ आपको अपना जानी और माली नुकसान होने का या किसी और तरह की तकलीफ होने का खदशा हो, बट दैट इज़ योर बेस्ट बेट। बट कमिंग बैक, जी जी, आई वर्कड इन न्यूयॉर्क, आई वाज वर्किंग एट द कॉन्सुलेट इन न्यूयॉर्क, फॉरेन सर्विस में मैंने काम किया 4 साल। तो होना तो ऐसे ही चाहिए कि हमारी जो फॉरेन मिशन है वो हेल्प करें, मगर मैं क्योंकि खुद चश्मदीद गवाह हूँ, ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे क्या है कि सबसे जो अच्छा रिसोर्स होता है वो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान कम्युनिटी है वहाँ पे, बाकी जो पाकिस्तानी होते हैं हमारे इस्टेब्लिश्ड, उनके पास आप चले जाएं तो वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि वो 20-25 साल से वहाँ पे रह रहे होते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में मैंने देखा था कि बहुत सारे हमारे इस तरह के थे केसेस। हमने देखा पेंडेमिक में जब बच्चे और लोग फंस गए तो उनकी टिकट्स के लिए लोगों ने रैली किया, आम कम्युनिटी थी वो दे रहे थे, एम्बेसी ने या कॉन्सुलेट ने कभी मदद नहीं किया। हमारे कॉन्सुल जनरल के पास मेरे सामने कभी कोई अगर गरीब आता था कि मेरे पास डेड बॉडी वापस पाकिस्तान पहुँचाने के लिए पैसे नहीं है, तो कॉन्सुल जनरल कहता था कि हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो फिर वो किसी न किसी लोकल बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन बिजनेसमैन होते थे उनको कांटेक्ट करते थे और वो फिर दे वर मोर देन विलिंग टू हेल्प, व्हिच इज वेरी ऑनरेबल। बिल्कुल सही। बुशरा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं, खास तौर पे जो बच्चियां अगर किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हों, किसी मुल्क में फंस जाएं, तो उनको भी आपकी एडवाइस यही होगी कि लोगों से अपने यानी कम्युनिटी से कांटेक्ट करें रादर देन दी एम्बेसी? ऑफिशियल एडवाइस ये नहीं होनी चाहिए, बट सैडली यही होगी, क्योंकि हमारी जितनी भी एम्बेसीज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है, और पाकिस्तान से कभी कभार ज़्यादा बुरा सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज द सोल कॉन्टैक्ट पीपल दैट जिनके पास आप जा सकते हो, और ख़ास तौर पे अगर आप
मजबूर वाली कैटेगरी में आते हो, जहाँ पे आपने कोई सोटू से गलत डिसीजन लिया हुआ है, जहाँ पे अब आप फंस चुके हो, तो वो बिल्कुल भी आपको हेल्प करने के लिए विलिंग नहीं होते। ठीक है, अच्छा बुशरा, इस बात को हम मजीद भी आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बाहर के किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने घर में ही हम कई दफ़ा देखते हैं कि मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। गज़ाला से भी पूछेंगे कि इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन द पर्सनस हेड जो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, मजबूरी पे बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी बड़ा अहम है कहना कि अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अब्यूज़ एंड हरासमेंट होता है, अगर आपको कभी हरासा किया गया होता है, ब्लैकमेल किया गया होता है, तो 99% लोग कहते हैं कि चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपके साथ ये यंग एज में हुआ है कि आप भी आगे जाकर वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी की मजबूरी से कोई फ़ायदा उठा रहा है तो ये हमेशा दानिस्ता तौर पे होता है या इसमें हो सकता है सबकॉन्शियसली विदाउट नोइंग आपसे ये काम हो रहा हो और आपको ये बताया गया हो कि भाई यही तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, बिज़नेस करने का। गज़ाला क्या कहेंगी, एक ऐसा शख्स जो दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है, उस पावर के नशे में है, उसके जहन में क्या चल रहा होता है? सिद्रा, सबसे पहली बात तो कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो इंसान कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ कर रहा होता है वो उस तरह पैदा नहीं होता। वो बचपन से किसी माहौल में रहा है, किसी तरह उसकी तरबियत किसी ने की है, इसीलिए उसका माइंड सेट वैसा है। अभी जिस तरह की केसेस मेरे पास आते हैं, कुछ ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि जी उनके हस्बैंड बहुत अब्यूज़िव है, बात बात पे हाथ उठाते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि जो छोटे छोटे बच्चे उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो ये सब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो वही लोग जो डैमेज होते हैं बचपन में, बड़े होके फिर उनका माइंडसेट ये बनता है। इंग्लिश में एक मिसाल है कि डोंट वरी इफ़ द चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू, वरी दे आर वॉचिंग यू, बिकॉज वो जो आप देख रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि 7 साल की एज तक आपका माइंड हिप्नोटाइज हुआ होता है। हिप्नोटाइज मीन्स कि आप सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और 7 साल के बाद वो आदतें सिर्फ पक जाती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और अक्सर यही होता है कि प्रॉब्लम मैरिजेस में यही हो रहा है कि जिनके बच्चे फेस करते हैं ये इश्यूज़, वो बड़े होके या तो ड्रग्स में चले जाते हैं। और ये क्योंकि आलिया भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि बहुत सारी मदर्स अपनी ज़िंदगी के 15, 20, 25 साल बर्बाद करने के बाद वो डिसीजन लेती हैं जो उनको अपने बच्चों को डैमेज करने से पहले ले लेना चाहिए था। क्योंकि आप सोसाइटी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, कि कहीं आपको अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ख़वातीन या क्या होता है कि यहाँ पर हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के, लेकिन हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी आप चले जाएं, दे आर मेकिंग मनी वहाँ पर। फिर वही वाली बात है ना कि वक्त बड़ा जालिम होता है, जब वक्त पलटता है। और मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी इस टॉपिक के साथ अगर हम ये बात ना करें कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी बहुत मजबूर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी लुटा दी होती है अपने बच्चों पे, अपने ख़ानदानों पे, अपने घरानों पे, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो फिर बच्चों की बदतमीज़ी, बेअदबी और हर तरह का बर्ताव बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी बन जाता है। नादिर क्या कहेंगे, हमारे यहाँ हम यूथ की बात करते हैं, बच्चों की वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों की, ज़ईफ़ अफराद की लुक आफ्टर करने की कोई बात नहीं होती। बहुत आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया और एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग गए थे अमेरिका घूमने फिरने फैमिली ट्रिप पे, तो हम अपने साथ यहाँ पे एक मुलाजिम अमेरिका साथ ले गए थे देखभाल के लिए, क्योंकि हम लोग छोटे थे। तो उस मुलाजिम ने जब अमेरिका देखा उसने कहा सर मैं मेहरबानी करें मुझे यहीं पर छोड़ दें, मैं वापस जाके क्या करूँगा आपके पास। वही उस ज़माने में 5000 शायद तनख्वाह होती थी एक कुक की, तो वहाँ पे उसको डॉलर्स में मिले थे। उस बेचारे ने, आप यकीन करें, 20 साल उसने पैसे जमा करके हर महीने, पंजाब का था वो ओरिजिनली, पंजाब पे पैसे भिजवाते रहा वो, इस आसरे में कि बच्चों की तालीम भी मैं करा लूँगा, बेटियों की शादियाँ भी करा लूँगा, घर बन जाएगा और एक दिन जब मैं जाऊँगा रिटायर होके तो थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे। सही। वो जब 20 साल बाद वापस आया उसको पता चला कि बेटों ने प्रॉपर्टी वगैरह जो उसने जमा की थी वो सारी बेच दी, बेटियों का जो बहनों का उनका था सोना वोना वो सारा हड़प के नशो वशो में उड़ा दिया और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। और जब एक दफ़ा पाकिस्तान आ गया वो बेचारा वापस अमेरिका जा भी नहीं सकता। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और अगेन आई रिफर टू आवर रिलीजन टीचर्स अस कि यू हैव टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर योर पेरेंट्स जस्ट द वे दे डिड फॉर यू व्हेन यू वर किड्स। बल्कि हम जब दुआ करते हैं अपने वालिदैन के लिए तो हम यही कहते हैं अल्लाह ताला से कि उन पे ऐसे ही रहम फरमा जैसा जब मैं छोटा था तो इन्होंने मुझ पर रहम और फजल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पैनल
चैनल के यहाँ मौजूद होने का। आज वक्त कम था, लेकिन वाकई हमारे इर्द गिर्द ही, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान बड़ा जाबिर, जल्लाद, जालिम हो, हम नादानिस्ता तौर पे जानते हुए बग़ैर, हम सबके घरों में हेल्प है, मेड्स हैं। कभी आपने सोचा है कि 10 साल 12 साल की उम्र का जो बच्चा आपके घर में शायद सफाई झाड़ पोछ कर रहा है, आप भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उसके वो काम करने के नहीं, उसके स्कूल जाने की, खेलने कूदने की उम्र है। और जिस तरह की पिटाई, मार कुटाई हमारे यहाँ होती है कि लहू लहान कर दिया जाता है ऐसे बच्चों को, ओनली बिकॉज उसके माँ बाप शायद आपसे साल भर की तनख्वाह लेकर जा चुके हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे माशरे की आइनेदारी करती हैं। किसी पे भी उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहीं हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। इसी के साथ बुशरा का, गज़ाला का, नादिर, अनालिया भाभी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।